वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज जनाब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इशू के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने भी शायद सुना हो कि गट हेल्थ इज़ एक्चुअल हेल्थ, सेकंड ब्रेन कहते हैं अब गट को। यानी जो कुछ हमारी जिस्म में बीमारियां चलती हैं या आती हैं, कहीं ना कहीं उनका सिलसिला जाके हमारी जो जिसे कहना चाहिए गट हेल्थ के साथ जुड़ता है। हमारा मैदा, हमारी आंतनें कितनी हेल्दी हैं, हमारा निज़ाम कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना जो है पुरसुकून और सेहतमंद है, उसके साथ जुड़ी हुई है अब हमारी ज़िंदगी और ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए बहुत सारे मामला। सो आज इसी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर बात करने के लिए हमने यहाँ पे दावत दी है मारूफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। मेरे साथ हैं डॉक्टर हैदर अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। थैंक यू डॉक्टर साहब। मुझे बताइए गट हेल्थ को आप कैसे देखते हैं एज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, क्या बताएंगे आप हमें? देखिए, जैसा आपने कहा कि गट जो है या स्टमक जो है उसको सेकंड ब्रेन कहा जाता है और एक गट ब्रेन एक्सिस होता है जी। तो हमारा जो स्टमक है और जो इंटेस्टाइन है, ज़ाहिर है बहुत हमारी बॉडी में इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि जो कुछ हम खाते हैं, जितने न्यूट्रिएंट्स जो चीज़ें वो अब्जॉर्ब इन्हीं के ज़रिए होते हैं, इन्हीं के ज़रिए डाइजेस्ट होते हैं। तो आपका अगर स्टमक डिस्टर्ब है या इंटेस्टाइन डिस्टर्ब है तो एक तो जहाँ आपकी हेल्थ वैसे जनरल डिस्टर्ब होगी, उसके अलावा आपका जो मेंटल हेल्थ है उसमें इसका बड़ा रोल है, क्योंकि जब आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, आप स्टमक आपका सही काम नहीं कर रहा या आपके इंटेस्टाइन, तो आप कोई काम भी नहीं कर सकते, आपका पूरा दिन डिस्टर्ब गुजरता है और उसकी वजह से आपके ब्रेन पे बहुत इफेक्ट आता है, आपके माइंड पे बहुत इफेक्ट आता है और आप एक लूप में फंस जाते हैं, एंग्जाइटी के लूप में फंस जाते हैं, जिससे आपकी पूरी ओवरऑल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो अब इसको इंश्योर कैसे करें और गट हेल्थ जो है, मैदे की सेहत जो है या अंतड़ियों की जो सेहत है, इसका ख्याल कैसे करना चाहिए? देखें, एक तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और अथेंटिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारे यहाँ अभी भी बहुत सी मिथ्स हैं और हम लोग वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं या उन मिथ्स पे एक्ट करके अपने मैदे को या आंत को मज़ीद ख़राब कर रहे होते हैं, हमारी ज़हनी सेहत भी ख़राब हो रही होती है। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास अथेंटिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद हमारी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनमें कई अच्छी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन उनको जिस तरह से पकाया जाता है और जिस तरह हम उसको इस्तेमाल करते हैं कि उनके वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बजाय आपको कोई हेल्प देने के वो उल्टा आपके लिए नुकसानदेह हो जाते हैं। तो इस चीज़ का हमें बड़ा ख्याल करना चाहिए, ख़ासकर ये जो चिकनाई वाली अशिया हम इस्तेमाल करते हैं या फ्राइड चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा घी या ऑयल यूज़ करते हैं उसमें। फिर जो खाने का तरीका है कि आप किस टाइम खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और फिर बेड टाइम और खाने में कितना वक्फा है, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फिर हमारे यहाँ मेडिसिन्स अभी तक सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा की जाती हैं और बिलखसूस ये जो दर्द की अद्वियात हैं, जितने भी पेन किलर्स हैं, स्टीराइड्स हैं, इवन कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, फिर कुछ इनका तो चलें ये एटलीस्ट आपको पता होता है कि इसमें क्या है। तो आप जब किसी डॉक्टर को बताते हैं कि मैंने ये मेडिसिन इस्तेमाल की है, तो उसको ये पता चल जाता है कि इससे मैदा इफ़ेक्ट हुआ है, नहीं हुआ, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बहुत सी ऐसी देसी अद्वियात हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनमें पता ही नहीं होता पेशेंट को, बस हमें किसी ने दी थी, हमने इस्तेमाल कर ली। सही। तो ऐसे में फिर जाके ये चीज़ें आपकी मैदे और आंत को डिस्टर्ब करती हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट आपके मैदे और आंत पे 70% तक आपके माइंड का असर आता है। अगर आप रिलैक्स नहीं हैं, आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार हैं, तो उसकी वजह से भी आपके मैदे पे असर आता है। जब मैदे पे असर आता है फिर आप और ज़्यादा परेशान होते हैं और कुछ मिथ्स से उनमें जाते हैं और ज़्यादा सोचते हैं, तो वो एक लूप एक बन जाता है ऐसा कि जिसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। ये कैसे ब्रेक किया जाए, क्योंकि इसको तोड़ना तो बहुत ज़रूरी है। और वो कौन है जिसको आजकल के दौर में स्ट्रेस और एंग्जाइटी नहीं होगा? छोटा सा बच्चा होता है और उसको हम जब तक वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी से भरा हुआ नहीं होता, पेरेंट्स को लगता है कि ये तो काम ही नहीं कर रहा है, तो सीरियस ही नहीं है, संजीदा ही नहीं है। हमें लगता है पढ़ाई के बारे में जब तक वो दुखी, गमगीन, परेशान, बुरा हाल उसका नहीं है, तब तक तो वो मतलब है कि अपना पूरा 100% दे नहीं रहा। सो राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक और फिर आखिरी वक्त तक हम मुसलसल स्ट्रेस का शिकार रहते हैं। तो कैसे फिर इस साइकिल को तोड़ेंगे? इसमें मेरा ख्याल है एक तो हमारे यहाँ जो मिथ्स हैं, जैसे अगर घर में एक मैदे का मरीज़ है, जब बच्चा देखता है मेरे वालिद को या वालदा जो हैं बहुत वक्त रहते हैं हमें अल्सर है, हमें मैदे की तकलीफ़ है, तो वो उसके माइंड में डल जाता है और वो भी उसी एंगल से सोचना शुरू कर देता है। अब इसमें जो चीज़ आपने बात की, ज़ाहिर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ एक अलग पूरा टॉपिक है जिसको हमें बहुत अहमियत देनी चाहिए, जो कि नहीं दी जाती। लेकिन बिलखसूस मैदे के लिहाज से जो है वो ये कि सबसे पहले तो हमें ये जो हमारे जो पेरेंट्स हैं, इवन जो लोग गूगल करते हैं अपने सिम्टम्स,
वो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, जो हमारे बिलीव्स बने हुए हैं, उस इन्फॉर्मेशन की अथेंटिसिटी एक दफ़ा चेक कर लिया करें, बजाय वो मिथ हम अपने दिमाग में डाल लें और उस पे ही सोचते रहें। अब जैसे एक कॉमन चीज़ मैं आपको बताऊँ, अक्सर पेशेंट आके कहते हैं हमें अल्सर है। अब उनसे जब आप पूछते हैं आपको कैसे पता है कि आपको अल्सर है, तो वो कहते हैं वो बस मेरे वालदा को भी ऐसे ही था तो मुझे भी है। उनसे आप पूछें आपकी एंडोस्कोपी हुई है कभी, कहते हैं नहीं। देखिए, एक कैमरा जब तक नहीं देख लेता कि अल्सर है, तो आप कैसे कह सकते हैं? कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि आप कह सकें कि मुझे अल्सर है। अब वो जब एज्यूम कर लेते हैं थोड़ी बहुत, अगर मैदे में तेजाबियत हो गई तो वो एज्यूम कर लेते हैं कि मुझे अल्सर है और मुझे तो कोई बड़ा मसला हो गया। जी। अब वो ये सोच सोच के नहीं, सिर्फ सोच सोच के नहीं डॉक्टर साहब, खुद ही वो जाके ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं और वो लेना शुरू कर देते हैं। हाँ, वो मेडिसिन वो लेते हैं, साथ वो ये उनका एक बिलीफ बन जाता है कि हम कोई मैदे के बहुत बड़े पेशेंट हैं। अच्छा। और बहुत बड़ा अल्सर हो गया, अब तो हम ठीक नहीं हो सकते, तो उसकी वजह से वो इस लूप में फंस रहे होते हैं। तो जहाँ उनका जो स्टमक किसी भी वजह से डिस्टर्ब हुआ था, वो उसमें अब एक एड ऑन फैक्टर एंजाइटी भी आ गया। Right. अब वो जितनी मर्जी मेडिसिन यूज़ कर लेंगे, सिम्टोमेटिक मेडिसिन खुद से लेंगे, थोड़े बेहतर होंगे, लेकिन चूंकि एक माइंड में बात चली गई है कि हमारा मैदा ख़राब है और अल्सर है, तो वो इस चीज़ को एज्यूम करके पूरी ज़िंदगी अपने साथ लगा लेते हैं कि हमें अल्सर है। तो डॉक्टर साहब, ये जो गैस्ट्राइटिस का एक मसला है, ये एसिडिटी का मसला है, ये एसिड रिफ्लेक्स जिसे आप कहते हैं, यानी बार बार सीने की तरफ जो है वो डकार आना, या ऐसे लगना कि सीने में आपकी जलन हो रही है या तेजाबियत आपको महसूस हो रही है, ये मसाइल तो बहुत कॉमनली अब रिपोर्टेड है। आई एम श्योर आपके पास भी बहुत सारे लोग आते होंगे। वजूहात क्या है और इलाज क्या है इनका? फिर इसमें यह कि जिस किसी को भी ऐसी अलामात आए मैदे की, तो वो बजाय खुद से एज्यूम कर ले कि मुझे ये है, और फिर एक एच पायलोरी एक कॉज है जो कि एक बैक्टीरिया जो हमारे मैदे में जाता है और मैदे में सोजन करता है, आगे जाके अल्सर भी करा सकता है और बड़ा कॉमन है, पानी से ट्रांसमिट होता है, सिक्रीशन से भी ट्रांसमिट होता है। उसको भी हमने इतना मिसयूज़ करना शुरू कर दिया है कि अब जिस किसी को कोई मैदे का तकलीफ़ होती है, वो खुद से जाके अपना एच पायलोरी टेस्ट करवाता है ब्लड में, और बस वो जब पॉजिटिव आता है एंटीबॉडी, तो वो अज्यूम कर लेता है कि बस अब तो मेरे अंदर वो जो मैंने बात की कि एंग्जाइटी को ऐड ऑन कर रहा होता है, तो वो मज़ीद अपने आप को ख़राब करता है। उसमें ज़रूरी है कि आप खुद से टेस्ट भी ना करवाएं, खुद से मेडिकेशंस भी ना करें। पहले तो आप जो खुद से कर सकते हैं वो लाइफस्टाइल है। आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, खाने की चीज़ें जो हैं वो ऐसी यूज़ करें जिनमें ज़्यादा चिकनाई, मिर्च मसाला ना हो, और एक्सरसाइज करें। फिर इसके अलावा एक गैप रखें खाने और लेटने में। ये चीज़ें करने के बाद भी, और गैर ज़रूरी मेडिसिन ना यूज़ करें। इसके बाद भी आपको अगर सिम्टम्स हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएं, एक दफ़ा अपनी असेसमेंट करवा लें कि आपको जो मैदे की तेजाबियत हो रही है, या जो पेट में दर्द हो रहा है, या जो भी अलामात आ रही हैं, उसकी वजह क्या है, ताकि वो वक्त से डायग्नोज हो जाए। अगर तो कोई सिंपल सा कॉज है, वो डायग्नोज हो जाएगा, वो आपको एक्सप्लेन कर देगा कि आपका क्या इशू है, तो आप ठीक हो जाएंगे। खुद से ये एज्यूम कर लेना कि बस मुझे अब अल्सर हो गया, अब मैं ठीक नहीं हूँगा, या मुझे अब एच पायलोरी हो गया, मैं ठीक नहीं हूँगा, तो इससे आप फिर इस चीज़ से कभी निकल नहीं पाते। ठीक है, हम कंटिन्यू करेंगे इस बात पे, क्योंकि आपने एच पायलोरी का जिक्र किया है, और वैसे ये बात है कि ये एक ऐसी इन्फेस्टेशन है बैक्टीरियल के जो बहुत सारे लोग इसका शिकार होते हैं और उन्हें बाज़-औक़ात पता भी नहीं होता। तो हम साइन सिम्टम्स भी आपसे जानेंगे और कुछ और इलाज के बारे में भी, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। स्टे विद अस। खुशियाँ सारी